वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था? बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स को कवर किया था कि लाइव प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन है। उसी में आज का टॉपिक, अब लाइव प्रोसेस का जो अब से टॉपिक स्टार्ट होगा, अब से जो फर्दर क्लासेस में हम लोग टॉपिक्स देखेंगे, ये एग्जाम पर्पस के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। बहुत याद रखना आप लोग को ज़रूरी है। तो आप लोग बस ये फोकस कीजिए कि अब किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग बात करें अब जो लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब खाना जो हम लोग लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन देखे थे कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, अमीबा में कैसा होता है, पैरामीशियम में कैसा होता है, ये सेम प्रोसेस ह्यूमंस में कैसे होता है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है न्यूट्रिशन, खाना कैसे जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। इसके लिए दो तीन कुछ चीज़ों का जानना जरूरी है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल पूछा जाता है किसी बच्चे से कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या। तो बच्चे जहाँ से ये ट्यूबुलर सेक्शन होता है, स्टार्ट होता है जब हम लोग च्यू करते हैं, और जहाँ से ट्यूबुलर सेक्शन स्टार्ट होता है और राइट फ्रॉम द एंड, यानी कि जहाँ से हम लोग इजेक्शन करते हैं, उस पूरे प्रोसेस पे जितने भी ट्यूब कनेक्टेड है, इन सबको एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? लॉन्गेस्ट ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेके एनस तक वाले जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये जरूरी भी इसलिए है क्योंकि यही वो सारा प्रोसेस है, यही वो सारा ट्यूब है जहाँ पे सारा प्रोसेस होगा। जितना भी न्यूट्रिशन हम लोग करेंगे उसका कहाँ कहाँ वो जाएगा वो देख लेना। तो सबसे पहले बात आता है टिथ। टिथ के बाद आता है सलाइवरी ग्लैंड, इसके बाद आता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद आएगा स्टमक। स्टमक के दो हथियार, एक है लीवर और एक है पैनक्रियाज। ठीक है, इसके बाद आएगा ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जहां ये पूरा डाइजेशन होगा। उसके बाद ये आफ्टर डाइजेशन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद एनएस से सिक्रीट होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग इस अभी देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब न्यूट्रिशन स्टार्ट कैसे होता है, न्यूट्रिशन के लिए क्या जरूरी है। कोई कहता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइट फ्रॉम द च्यूइंग, यानी कि जब हमारा जो दांत होता है, हमारा जो टिथ होता है, ये जैसे ही बाइट करता है वहीं से वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रिशन का। कैसे कि सबसे पहले क्या होता है, हमारा टिथ उसको बाइंड अप करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। उसके बाद आता है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड में स्लाइवा होता है, और उस स्लाइवे में क्या होता है, उस स्लाइवा में स्लाइवरी एमालाइज होता है। ये एक एंजाइम्स है जो ब्रेक डाउन होने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो बोटो होता है फूड, उसमें हम लोग बहुत सारे प्लांट्स वाला चीज भी खाते हैं जिसमें स्टार्च रहता है। तो उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे में जो एंजाइम्स चाहिए वो यहाँ पर रहता है स्लाइवा में, और ये सिक्रेट कहाँ से होता है, स्लाइवरी ग्लैंड में। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड से कि स्लाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, तो स्लाइवा। उसमें कौन सा एंजाइम रहता है, तो स्लाइवरी अमाइलेसिस। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो ईसोफेगस है, नॉट ओसोफेगस, ओ का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, ईसोफेगस। ईसोफेगस, अच्छा आप समझिए एक बात, मान लो कि आपको एक से एप्पल खाए, एप्पल को बाइट किए, बाइट करने के बाद वो यहां से ढम सा नीचे चला गया, मतलब एक ट्यूब जहां से कि एक फटाक सा एक खाना आपके स्टमक में चला गया, तो कैसा लगेगा, अरे ये तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ऐसा नहीं होने के लिए जो ईसोफेगस है, ये एक अपना एक मूवमेंट देता है कि आराम से धीरे 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 खाने को स्टमक तक पहुंचाए। इस मूवमेंट का जो नाम होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। यह होता है क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये याद रखिएगा, एसोफेगस में मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एसोफेगस में आ गया। एसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाएगा, तो खाना जाएगा स्टमक में। स्टमक में क्या रहता है, स्टमक में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है, एक है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको क्या मिलेंगे, आपको तीन बहुत तगड़े हथियार मिलेंगे। एक है HCl, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आते ही बारी पेप्सिन की। पेप्सिन वो एंजाइम है जो आते ही उस लिक्विड वाले फूड से सारा का सारा प्रोटीन एब्जॉर्ब करने लगता है, तो ये काम करता है पेप्सिन का, याद रखिएगा।
उसके बाद आता है म्यूकस। जी हाँ, वही म्यूकस जो हमारे नोज में, या फिर हम लोग जब किसी को सर्दी हो जाती है तो हम लोग जो खखार बोलते हैं उसको फेंकते हैं, वही म्यूकस। लेकिन अभी ये म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टमक के इंटरनल पार्ट के लिए, नहीं तो यही वो HCl है जो वो सारा इंटरनल पार्ट को बर्बाद कर सकता है, जला सकता है। इससे बचने के लिए वो इंटरनली कनेक्टेड रहता है म्यूकस से, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो HCl खाने को ब्रेक डाउन किया, जो पेप्सिन पूरे प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, और जो म्यूकस इस पूरे इनर वॉल को बचा कर रखा, इसके बाद खाना कहाँ आता है? डाइजेस्टेड फूड कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी ये प्रोसेस समझ रहे हैं हम लोग। उसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हाँ, क्वेश्चन ये पूछता है कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है जहां फूड डाइजेस्ट होता है, वो कौन सा पार्ट है? तो हम लोग कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये वो उस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में आता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि डाइजेशन जो होता है वो एक्चुअल में कहाँ होता है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आ गया फूड, डाइजेस्टेड फूड, वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, इसके बाद क्या होता है? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बोलता है अपने दो हथियार का यूज करता है। एक होता है लीवर और एक होता है पैनक्रियास। लीवर क्या करता है? लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, बाइल जूस क्या होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसका काम क्या है? ये उसी खाने को जो HCl ले करके आया है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको वो एक एसिडिक नेचर का खाना मिलता है लीवर को, तो बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये वो लिक्विड है जो एक अल्कलाइन माहौल तैयार करता है, यानी कि जितने भी एसिडिक चीज उसमें आते हैं अब्जॉर्ब होने के बाद, तो लीवर क्या करता है? उसको पूरे की तरीके से अल्कलाइन करता है, यानी कि नॉर्मल करता है। एसिडिक नेचर हमारे को बर्दाश्त नहीं होता हमारे शरीर को। ठीक, इसके बाद इसमें क्या होता है? तो लीवर का क्या काम है? लीवर का काम है कि वो बाइल जूस सिक्रीट करेगा। बाइल जूस कहाँ रहता है? बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। तो बाइल जूस का काम क्या है? इसी HCl वाले फूड आइटम्स को, फूड प्रोसेस को, जो कि एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, इन सब को अल्कलाइन करने का काम वही बाइल जूस करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब है जितने भी फैट एब्जॉर्ब करके आए वहां पर बड़े बड़े टुकड़ों में, उसको इमल्सिफिकेशन करता है, छोटे छोटे ग्लोबल्स में तोड़ देता है। फायदा, वो इजिली एब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद आता है, यही दो काम है लीवर के। उसके बाद आएंगे क्या? पैनक्रियास। पैनक्रियास से क्या निकलेगा? पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या काम करता है? जूस वो पीने वाला नहीं, ये खाने के लिए। जूस क्या काम करेगा? तो पैनक्रियाटिक जूस से एक ट्रिप्सिन निकलता है। अभी हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे एक एक उसका ये डेफिनेशन विद सम एग्जांपल्स के साथ। अभी हम लोग बस एक फिगर आउट कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ये पूरा न्यूट्रिशनल प्रोसेस में हम लोग कैसे कैसे हमारा बॉडी आगे बढ़ता है और उसको कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है, चीजों में तोड़ता है, ये हम लोग देखेंगे। तो पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? उसमें दो चीज है, एक है पेप्सिन का भाई ट्रिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या करता था? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था। सेम एज इट इज ट्रिप्सिन भी क्या करेगा? प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। यही जो इमल्सिफाइड फैट था, इसमें से वो और एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद क्या आता है? लाइपेज। अब लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज क्या करता है बच्चे? लाइपेज उसी इमल्सिफिकेशन वाले फैट को, जो छोटे छोटे ग्लोबल्स में टूटा था, उसको फर्दर डाइजेस्ट करता है, फिर से इमल्सिफाइड करता है उस फैट प्रोसेस को, फैट को। तो ये वो चीज हो गया। इसका मतलब ये है, याद रखिए, लीवर में दो चीज होते हैं। पहला क्या है? बाइल जूस सेक्रेट होगा। बाइल जूस कहाँ रहेगा? गॉल ब्लैडर में रहेगा। और दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफाइड होना। इसके बाद आता है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस रहेंगे। पैनक्रियाटिक जूस क्या करेंगे? दो चीज निकालेंगे, पेप्सिन का भाई ट्रिप्सिन, इसमें पैनक्रियाटिक जूस में आएगा। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? फिर से वही प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद आता है इमल्सिफाइड ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफाइड करना। इमल्सिफाइड यानी कि वही छोटे छोटे ग्लोबल्स में जो भी फिर से जो बचा हुआ फैट रह गया, उसको फर्दर वो डाइजेस्ट करेगा। ये किसका काम था? स्टमक के दो हथियार के, लीवर और पैनक्रियास को। उसके बाद ये पूरा डाइजेस्टेड फूड किसको मिल गया? ये स्टमक के पास आ गया। अब क्या करेगा ये डाइजेस्टेड फूड? स्टमक क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा?
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या लार्ज इंटेस्टाइन में दे देगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन में दे देगा तो वो क्या करेगा? वो तो पॉटी करके निकाल देगा। इतना मेहनत पॉटी करने की, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो इतना सारा डाइजेस्टेड खाना आया है, इसमें क्या क्या है? इसमें फैट है आपका, एफसीपी याद है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीज इसमें है। हाँ, ये सब चीज इसमें है। ये पूछा भी जाता है एफसीपी क्या होता है, तो उसमें क्या हम लोग सब देखेंगे अभी। एफसीपी यानी कि एफ यानी फैट हो गया, सी यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, और पी यानी प्रोटीन हो गया। इसके बाद ये पूरा न्यूट्रिशनल प्रोसेस कर लेने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? ये विलाई के साथ कनेक्टेड रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और विलाई किस शेप का होता है? तो बड़े बड़े फिंगर लाइक टेंशन वाले शेप के। क्यों? ये नॉर्मल प्लेट ऐसा वाला, ऐसा ये समतल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मान लो कि इतना छोटा विलाई होगा तो इसी एरिया में केवल वो फूड एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन क्योंकि इसका फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, इसीलिए ये बहुत एरिया में वो डाइजेस्टेड फूड जो एफसीपी है ये एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये सारा का सारा जो डाइजेस्टेड फूड है, जिसमें कि एफसीपी है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये विलाई जो है ये ब्लड वेसल के साथ कनेक्टेड रहता है, जब डिफ्यूजन प्रोसेस से ये ब्लड में वो पहुंचा देता है फूड को एनर्जी के फॉर्म में। और ये सारा ब्लड वेसल्स किससे कनेक्टेड रहता है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे कनेक्टेड है लास्ट में? सेल से। तो हर एक सेल तक ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होना है। याद रखिएगा, ये वो प्रोसेस है जो पूरा न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है हम लोग के लिए। अब जब ये पूरा का पूरा खाना अब्सॉर्ब हो गया विलाई के द्वारा, सारा का सारा, तो अब क्या बचेगा? थोड़ा वाटर और वो खाना जो अब हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, यानी कि वेस्ट। ये सारा प्रोडक्ट अब चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या देखता है? वो देखेगा, अरे वाटर तो हमारे शरीर को चाहिए, वाटर को तो हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसमें से भी वो क्या करेगा? वाटर को अब्सॉर्ब करेगा। और देन जो खाना वेस्ट है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, वो धीरे से एनस से निकलेगा नहीं, इसको होल्ड करता है वहां पे। जैसे आप खाना खा रहे हैं, अगर ये होल्डिंग कैपेसिटी वाला, अगर वहां कोई चीज नहीं रहता है, तो आप खाना खा रहे, दोस्त से बात कर रहे, खाना खा रहे, जैसे ही डाइजेस्ट हुआ, बात करते करते पॉटी हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा किस लिए नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर एक स्प्रिंचर रहता है, वही उसको होल्ड करके रखता है। स्प्रिंचर का काम ही होल्ड करके रखना। और जब हम लोग को जोर से पॉटी आती है तो हम लोग थोड़ा देर तक होल्ड करके रखते हैं ना, ऐसा थोड़ा है कि डायरेक्ट पॉटी हो जाता है। तो वो एनल स्प्रिंचर काम करता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी वो प्रोसेस होते हैं वो वेस्ट पॉटी बन के निकल जाता है। तो ये तो था एक रफ स्केच आपका कि फ्रॉम टिथ टू एनस ये कहां कहां कैसे 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 जाएगा, ये आपको याद रखना। अगर ये याद रखिएगा, ये रफ स्केच याद रहेगा, तो आप आराम से किसी भी चीज का आंसर दे सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को खुद से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोगों ने जो जितनी बातें आपको कही, जो भी चीज कहा हमने आपको, ये सारा का सारा आपका यहाँ अवेलेबल है। एकदम गौर से देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जितने कहते हैं ना लाइफ प्रोसेस बायो इतना हार्ड है, ये कुछ भी नहीं है। आप बस ध्यान से देखिए। तो पहला आता है टीथ, है ना। टीथ का काम क्या है? वही खाने को च्यूई करना, च्यूई करने के बाद वो पहुंचाना सलाइवरी ग्लैंड तक। फंक्शन क्या है? कट एंड क्रश फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस फॉर इजी स्वेलिंग, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से वो डाइजेस्ट हो, बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे बॉडी में एसोफेगस से अंदर जाए, इसके लिए उसका छोटे छोटे टुकड़ों में कटना जरूरी है। तो इसके लिए तो हमारे पास टीथ है। वही चीज कह रहा है, फंक्शन क्या है? कटिंग एंड क्रशिंग फूड इनटू स्मॉलर पीस फॉर इजी स्वेलिंग। इजी स्वेलिंग के लिए उनका कटना बहुत जरूरी है। और देखते हैं क्या, अब दूसरा बात आता है स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है? स्लाइवरी ग्लैंड वही है, याद रखिए, जहां से सलाइवा सिक्रीट होता है, और इसी में होता है स्लाइवरी एमालाइज।
अब देखिए फंक्शन क्या है, सिक्रीट सलाइवा इनटू दिस माउथ, इसी माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है, जैसे हम लोग खाने को ब्रेक डाउन करते हैं सलाइवा सिक्रीट होता है। उसके बाद क्या है, सलाइवरा कंटेन्स एंजाइम्स, सलाइवा वो एंजाइम्स कंटेन्स करता है जिसका क्या नाम है, सलाइवरी अमालाइज। देखिए सलाइवरी अमालाइज, दिस एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन स्टार्च, ये जो एंजाइम है ये ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को। स्टार्च यानी समझे, स्टार्च वो जो हम लोग खाना तो खाते ही, साथ में बहुत सारा वेजिटेबल्स आइटम खाते हैं, वो उसमें वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में रहता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, सलाइवरी अमालाइज, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है कि कौन सा एंजाइम है जो उसके साथ मिक्सअप रहता है। ठीक है, अब क्या कहता है, इस एंजाइम का काम क्या है, दिस एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन स्टार्च अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर, यानी कि ये जो एंजाइम्स है इसका काम क्या है, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जितने भी फूड आइटम्स रहते हैं उनको छोड़ छोड़ करके सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर ये था, एक्सक्यूज मी। अब तीसरा आता है क्या, पहले हम लोगों ने क्या देखा, टिच से हम लोग ब्रेक डाउन कर लिए, उसके बाद आ गया सलाइवरी अमलाइज, जिसको जो होता है सलाइवरी ग्लैंड में, जहां से सलाइवा सिक्रीट होता है। अब बात आता है इसोफेगस, नॉट ओसोफेगस, इसोफेगस। इसोफेगस का क्या काम है, देखिए इसोफेगस एक फूड पाइप है, कनेक्टेड माउथ टू स्टमक, या स्टमक यानी कि माउथ से लेकर स्टमक तक कनेक्टेड है वो फूड पाइप, उसको फूड पाइप कहते हैं। मूव्स फूड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, याद रखिएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही वो मूवमेंट है जिसके वजह से वो इसोफेगस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, याद रखिएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन वो दो वे है इस मूवमेंट का, इस मूवमेंट का दो वो वे है ऑफ द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस, यानी कि उसी वॉल्स ऑफ इसोफेगस में जो खाना जाता है वही पैरासिल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने के बाद वजह से वो आराम से स्टमक जाता है। अगर ये मूवमेंट नहीं होगा तो खाना क्या होगा, यहां से सीधे पाइप में गिरेगा और सीधे नीचे जाके डम गिरेगा। तो ये नहीं होने के लिए पैरासिल्टिक मूवमेंट होना जरूरी है। ठीक है, पुशेस फूड इनटू द स्टमक, और यही मूवमेंट के कारण वो नीचे स्टमक में खाने को पुश करता है। कीवर्ड्स टू रिमेंबर क्या है, सलाइवरी अमालाइज एंजाइम्स फॉर स्टार्च डाइजेशन, याद रखिएगा स्टार्च को डाइजेशन के लिए सलाइवरी अमालाइज बहुत जरूरी है। पेरिस्टाल्टिक यानी कि मस्कुलर मूवमेंट इन फूड पाइप, जो मूवमेंट होता है इसोफेगस का वही होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो मूवमेंट होने के लिए इसका होना जरूरी है। स्टार्च यानी कि सिंपलर शुगर इनटू द माउथ, स्टार्च क्या होता है, वो चीज होता है जो हमारे माउथ में जाता है जब भी हम लोग कुछ फूड आइटम खाते हैं जिसमें बेस्ड होता है हमारा प्लांट से रिलेटेड, तो वो होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, इसके बाद ये होगा स्टमक, यानी कि ये टिथ से च्यू हो गया, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा से मिक्स हो गया, उसके बाद इसोफेगस से स्टमक में आ गया। स्टमक का काम क्या है, स्टमक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बताए थे आपको। स्टमक का काम क्या है, स्टमक में होता है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, बताए थे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन चीज, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, हेल्प्स द एंजाइम्स पेप्सिन टू वर्क, किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स इन फूड। याद रखिएगा, कभी कभी यही पूछता है कि इस HCl का काम क्या है, तो किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स इन फूड, यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं अगर उसमें माइक्रोब्स रहता है उसको भी वो मारने का काम करता है और फूड को तो ब्रेक डाउन करता ही है। उसके बाद आते हैं पेप्सिन, पेप्सिन यानी कि एंजाइम्स एक, वो क्या हम काम करते हैं, बिगिंस प्रोटेक्शन डाइजेशन, यानी कि प्रोटीन प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इसी पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद आता है म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम एसिड। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो रफ एक आइडिया लिए थे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है, तो वो समझना भी जरूरी है, और ये इसका रिटेन नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में ये छोटे छोटे, ये आपका एकदम समरी है, ये छोटे छोटे चीजों को ही एग्जाम में एक बार रिवाइज करके जाएंगे, जहां भी रिवाइज हो, चाहे स्कूल के लिए एग्जाम हो, चाहे बोर्ड्स के लिए एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरह का प्रिपरेशन हो, लाइफ प्रोसेस से अगर यानी कि ह्यूमन न्यूट्रिशन से अगर सवाल आता है तो आपका मेरे ख्याल से अब तो नहीं छूट सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग है, उसके बाद आता है लीवर, याद है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के दो हथियार, लीवर और पैनक्रियास। लीवर का काम क्या था, लीवर का काम क्या है, सिक्रीट्स बाइल जूस, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जो कि कहाँ होता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, पहले ही बता चुके हैं गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। फिर इसमें इसमें वो भी था
जो माहौल, ये एसिडिक माहौल है उसको अल्कलाइन करता है ना, अल्कलाइन करता है किसको, एसिडिक नेचर को, है ना, एसिडिक नेचर को अल्कलाइन करता है, लीवर का काम का है, और इमल्सिफाइड करता है, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम है, न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक, स्टोमक से जो आता है एसिडिक फूड इसको न्यूट्रलाइज करता है ना, अल्कलाइन बनाता है, मेक्स इट अल्कलाइन, है ना यहाँ लिखा हुआ। तो ये एसिडिक नेचर वाले जो फूड है उसको अल्कलाइन बनाता है, कौन बनाता है, लीवर, लीवर से जो बाइल जूस सेक्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ना, तभी तो डाइजेस्ट होगा। ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट ग्लोबुल्स इनटू द स्मॉलर वंस, बड़े बड़े लार्ज ग्लोबुल्स को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ता है ताकि इसका फर्दर डाइजेस्ट कहाँ होगा, पैनक्रियाज में। इसका मतलब बॉडी वो कुछ भी चीज जाने नहीं देना चाहता है जो उसके लिए जरूरी है, इतना स्मार्ट है हमारा बॉडी, ठीक है, स्मॉलर वन। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये सब चीज डाइजेस्ट हुई है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर और पैनक्रियास सबको स्टोर डाइजेस्ट कर दिया, सबको तोड़ दिया। अब ये तोड़ने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत अच्छा वाला एक फूड आ गया जिसमें कि सब कुछ है, जिसमें कि क्या क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। इन सबको अब कहाँ जाना है, इन सबको अभी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाना है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड जाएगा वो तो फिर पोटे बन के निकल जाएगा, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। इसी के बीच में आते हैं विलाई। विलाई का काम क्या है, विलाई जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बोले है ना। अगर ये प्योर ये सरफेस रहेगा, अगर ये सरफेस है, यहाँ पर अगर कितना प्रोटीन सट पाएगा, यहाँ पे बहुत प्रोटीन नहीं सट पाएगा, इतना ही कवर अप कर पाएगा। लेकिन अगर इसी में फिंगर लाइक एक्सटेंशन बड़ा 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 बन जाता है, बड़ा बड़ा फिंगर लाइक एक्सटेंशन बन जाता है, तो इस सरफेस पे तो ये प्रोटीन सट आएगा ही, इस वाले सरफेस पे भी पूरा प्रोटीन आएगा, इस वाले सरफेस पे भी पूरा प्रोटीन आएगा, वो अब्जॉर्ब करेगा, इस वाले सरफेस पे भी पूरा प्रोटीन आके अब्जॉर्ब करेगा। ये सारा जितना भी एरिया है इस पूरे पे प्रोटीन आके अब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब फूड में जितना भी प्रोटीन हुआ है, जो भी चीज फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब विलाई क्या करेगा, अपने इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में स्टोर करेगा। स्टोर करके किसको देगा, ब्लड वेसल्स को। हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ऐसे ही थोड़ी वेस्ट हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट, इतना मेहनत किया है हमारा बॉडी। उसके बाद क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल। इनर वॉल में वो प्रेजेंट होता है, रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस है वहां पे जितना भी ये अल्टीमेटली तो एनर्जी ही बनाना, ये सारा फूड क्या मिलेगा, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एनर्जी हुआ और ये बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से ये मिल जाता है। रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, यानी कि वो ब्लड वेसल में पूरी तरीके से वो विलाई उसको दे देता है। फंक्शन क्या है इसका, टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। अभी हम लोग देखें विलाई जो अपना फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है आगे करके, वो उसका अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है। तो ये क्वेश्चन आता है विलाई का क्या काम है, तो लिखेंगे क्या, विलाई अपना सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें अब्जॉर्ब हो सके। अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, ब्लड में सारा डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब होने के लिए, अगर नहीं अब्जॉर्ब होगा तो इतना मैंने जो शरीर किया है, इतना मेहनत करके वो फैट, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनाया है, ये तो ऐसा ही वेस्ट हो जाएगा। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स। जितने भी बॉडी सेल्स हैं उसमें जितने भी ब्लड न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे के पूरे बताए थे, जैसे ही विलाई ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स को वो सारा का सारा एनर्जी देता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करके फिर टिश्यू को देगा, टिश्यू लास्ट पार्ट किसको देगा, सेल को देगा, और वहीं पे क्या होगा, याद रखिएगा, उसी सेल में रेस्पिरेशन होगा। बट अभी हम लोग फूड को उस सेल तक पहुंचा रहे हैं, जैसे ही फूड वहां सेल तक पहुंचेगा फिर बारी आएगी हमारे रेस्पिरेशन की, फिर हम लोग वहां देखेंगे कि कैसे ब्रेकडाउन होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट टू द बॉडी सेल। तो याद रखिएगा ये सारा प्रोसेस, पहला स्टेप क्या है, चूई करना, दूसरा स्टेप है सलाइवा से मिलना, तीसरा स्टेप है इसोफेगस, फोर्थ है तुम्हारा, फोर्थ है आप लोगों का स्टमक। स्टमक में क्या रहता है, स्टमक में तीन चीज रहता है,
एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता ही है, उसमें HCl रहेगा, पेप्सिन रहेगा, म्यूकस रहेगा। उसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के दो हथियार, लीवर और पैनक्रियास। लीवर क्या सिक्रेट करता है, क्या इमल्सिफिकेशन करता है, पैनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, क्या ट्रिप्सिन उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर इमल्सिफाइड करता है फर्दर फैट को। ये सब डाइजेस्टेड खाना कहाँ जाता है, विलाई में जाता है। विलाई फिर क्या करेगा, विलाई इसी खाने को अब्जॉर्ब करेगा अपने फिंगर लाइक एक्सटेंशन से, और ये ब्लड वेसल्स को दे देगा, और ब्लड वेसल डिफ्यूजन प्रोसेस से टिश्यू, और टिश्यू के बाद सेल तक पहुंचेगा। इतना चीज याद रखें। पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास में क्या देखेंगे हम लोग, पैनक्रियास में क्या निकलता है, सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंटेनिंग ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वो है जो पेप्सिन का भाई है, जो कि डाइजेस्टेड प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज का क्या काम है, उसी इमल्सिफिकेशन वाले फैट को डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। याद रखिए एग्जाम में पूछता है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। मेजर साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वही मेजर पार्ट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, जिसको कि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर। लीवर से क्या सिक्रेट मिलता है इसको, बाइल, और पैनक्रियास से मिलता है एंजाइम्स। क्या काम करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड, जो डाइजेस्टेड फूड मिलता है, वो किस फॉर्म में रहता है, FCP, याद रखिएगा, फैट, FCP, F फॉर फैट, ठीक है, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, और P फॉर प्रोटीन। हमेशा याद रखिएगा FCP। हमेशा पूछता है FCP क्या होता है, या पूछता नहीं भी अगर, तो अगर पूछ देगा तो आप लोग को याद रहेगा, तभी तो आप बता पाओगे ना कि FCP क्या होता है। तो छोटा से छोटा चीज भी नहीं भूलना है आप लोग को, हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, हमेशा आप लोग प्रिपेयर रहिएगा इसके लिए। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जितना भी खाना एब्जॉर्ब हुआ, टूटा, ब्रेकडाउन हुआ, विलाई उसको एब्जॉर्ब किया, फूड ब्लड वेसल्स तक ले गया, ब्लड वेसल्स में डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के बाद टिश्यू तक गया, टिश्यू सेल तक गया, यहाँ तक वो क्या पहुंचा दिया, यहाँ तक वो न्यूट्रिशन पहुंचा दिया। न्यूट्रिशन किस फॉर्म में गया होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होता है, हमारे एनसीईआरटी में, हम लोग के एनसीईआरटी में इसको ATP कहा गया है, ठीक है। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन याद है हम लोग को क्या होता है, रिसीव्स अनअब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी अनअब्जॉर्ब फूड था, ये वापस से लार्ज इंटेस्टाइन को जाएगा। इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। अगर बाई चांस वाटर ज्यादा चला गया है लार्ज इंटेस्टाइन में, नो वरी, लार्ज इंटेस्टाइन उसको वापस से रीअब्जॉर्ब करेगा और बॉडी को वो दे देगा। रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट इज सेंट टू द एनस, यानी कि उसके बाद जो बचा हुआ चीज है वो उसी एनस में जाकर के दे देगा, निकल जाएगा। फिर एनस का क्या काम है, रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इसी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है, ये एनस का काम है, यहां से वेस्ट को निकाल देना, ठीक है। वेस्ट एक्सपल्सन इज कंट्रोल्ड बाय द एनल, इसी के बारे में बात कर रहे थे। यही वो चीज है जहां पर बात हो रहा था कि वो कौन सा चीज है जहां पर वो होल्ड करके रखता है, यही है एनल स्प्रिंचर। याद रखिएगा, एनल स्प्रिंचर, ये पूछा जाता है कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा एनल स्प्रिंचर। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट याद रखिएगा, हमेशा हम लोग डिस्कस चुके हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स इन डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हुआ है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं, FCP, ठीक है। अब फैट किस फॉर्म में होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज में स्टोर होता है, और प्रोटीन किस में होता है, अमीनो एसिड में स्टोर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है इस वाले चैप्टर में कि हार्बीवोरस कार्निवोरस से कुछ रिलेटिवली मैच करवाता है कि क्यों हार्बीवोरस के जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो कार्निवोरस से बड़े होते हैं। तो जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको फूड, वो प्लांट्स को डाइजेस्ट करना होता है ना, उनका पूरा का पूरा प्रोसेस ही है प्लांट्स को खाना, क्योंकि एक तो हार्बीवोरस है, वो कार्निवोरस तो है नहीं। तो प्लांट्स में स्टार्च रहता है, इस वजह से उनको बहुत प्रोसेस, मेहनत लगता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए।
जो कि हमारे कार्निवरस एनिमल्स को नहीं लगता है, क्योंकि कार्निवरस एनिमल क्या खाते हैं? कार्निवरस एनिमल्स मीट, रॉ मटेरियल मीट ही खाएंगे। मीट इज मोर ऑर्गेनिक, तो जो मोर ऑर्गेनिक है उनको डाइजेस्ट करना बहुत आसान है, इसीलिए ये लिखा गया है। ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि हार्बीवोरस को डाइजेस्ट करना होता है प्लांट्स फॉर्म, जिसमें बहुत सारा स्टार्च होता है, और कार्निवोरस को डाइजेस्ट करना होता है मीट, जो कि ऑलरेडी वो ऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है, इसलिए उन लोगों को कम मेहनत करना पड़ता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। हार्बीवोरस have longer small intestine, sorry, have longer small intestine, small intestine उनका बहुत लंबा होता है। क्यों? रीजन उसका helps in the digestion cellulose, यानी कि यही वो सेलुलोज है जो प्लांट से मिलता है, प्लांट फाइबर से यही सेलुलोज मिलता है जिसको कि डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है। कार्निवोरस में क्या होता है? हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है कंपेरेटिवली हर्बीवोरस। हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों का जब भी डिस्कशन आएगा तो कंपेरेटिवली हर्बीवोरस कीजिएगा। हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, रीजन क्या है? मीट इज इजी टू डाइजेस्ट, क्योंकि मीट ऑलरेडी इसके रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आता है कि कैसे शो करोगे कि स्लाइवा जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है। टू शो दैट स्लाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च, हमारा जो फूड जो खाते हैं हम लोग, जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड रहता है जहां से स्लाइवरी अमाइलाइज निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, वो कैसे इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, इसके लिए एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा पूछता है। तो मटेरियल क्या यूज है इसमें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, दोनों में स्टार्च लेंगे, एक में स्पिट करेंगे, स्पिट थूक, एक में स्पिट करेंगे, एक में स्पिट नहीं करेंगे। ठीक है। और याद रखिएगा, जब हम लोग एक्टिविटी किए थे किस वाला, लीफ वाला, जिसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाले थे, तो क्या हुआ था? ब्लू ब्लैक कलर दिया था, याद है? येलो पैचेस रहते थे उसमें आयोडीन, पहले हम लोग उसको बॉयल, वार्म वाटर से बॉयल किए थे जम्स मारने के लिए। उसके बाद हम लोग अल्कोहल से डिप किए थे, तो अल्कोहल क्या क्या था, येलो पैचेस में वो दे दिया था, क्लोरोफिल हटा दिया था। उसके बाद आयोडीन का सोल्यूशन हम लोग डाले थे, तो क्या हुआ था? ब्लू ब्लैक कलर दिया था, ताकि इसमें पता चले कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है और यहीं पर स्टार्च होगा। सेम एज इट इज, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक ए है और एक बी है, किसी एक में हम लोग दोनों में स्टार्च तो लेंगे, किसी एक में हम लोग स्पिट कर देंगे, थूक दे देंगे, तो थूक में वही सलाइवरी अमाइलाइज रहेगा, वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा। और जब हम लोग आयोडीन का डिप करेंगे, ड्रॉप्स गिराएंगे, तो जिसमें हमारा थूक था यानी स्पिट था, वो तो ऑलरेडी स्टार्च को खत्म कर चुका है ना, ब्रेक डाउन कर चुका है, उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। लेकिन जो केवल स्टार्च है जिसमें आयोडीन डालेंगे, उसमें क्या दिखाएगा? ब्लू ब्लैक कलर हम लोग को मिलेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो स्टार्च होता है वो जो स्पिट होता है हमारा, वो स्टार्च को इजीली ब्रेक डाउन कर देता है और उसमें कोई भी कलर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक्टिविटी देखिए, ड्रॉप है टेस्ट ट्यूब, मतलब बीकर ए है और बीकर बी है। बीकर में क्या है? स्टार्च सॉल्यूशन विद सलाइवा, इसमें स्टार्च का सॉल्यूशन है, स्टार्च का सॉल्यूशन इसमें भी है, इसमें हम लोग सलाइवा दिए हैं, इसमें सलाइवा नहीं दिए हैं, दोनों में आयोडीन का ड्रॉप गिराया जा रहा है, आयोडीन का ड्रॉप गिराया जा रहा है। तो क्या क्या प्रोसेस होता है? तो ए का बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें कि स्टार्च ऐड है, सलाइवा ऐड आयोडीन ड्रॉप्स, ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है? नो कलर चेंज, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन सलाइवा, यानी कि ए में क्योंकि हमारा स्पिट था, इसमें वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया है, इसमें कोई कलर नहीं दिखेगा। बी में क्या है? ऐड स्टार्च ओनली, इसमें केवल स्टार्च दिया गया है। जब भी हम स्टार्च वाले में आयोडीन का ड्रॉप गिराते हैं तो वो कलर देता है, कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर देगा। ठीक है, बैक अप हियर, स्टार्च इज प्रेजेंट, नो सलाइवा, सो नॉट ब्रोकन डाउन, सलाइवा नहीं रहा इसलिए वो स्टार्च को ब्रोकन डाउन नहीं किया। कंक्लूजन क्या है? सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम जिसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलाइज, इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, हेंस नो कलर चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब ए, यानी कि टेस्ट ट्यूब ए में कोई कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे स्पिट था, स्पिट से क्या होता है? सलाइवा था, सलाइवा क्या किया? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया और उसमें कोई भी कलर हम लोग को नहीं दिखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी था। एक और चीज अभी इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी केवल एक रेस्पिरेशन देख लेते हैं कि आखिर रेस्पिरेशन है क्या। सांस लेना को रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिग नो है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन का कभी से मतलब ब्रीदिंग नहीं होता है। ब्रीदिंग एक अलग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो ये ऑक्सीजन जाता है हमारे ब्लड वेसल्स तक जाता है और ये वही टिश्यू से मिल करके सेल तक जा करके डिफ्यूजन होता है।
तो ये ब्रीदिंग वाले प्रोसेस से ही होगा। ब्रीदिंग क्या करते हैं, ब्रीदिंग में देखिए अब पूछा जाता है कभी कभी कि रेस्पिरेशन फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन के लेकर के खाना ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में बन गया। एनर्जी किस फॉर्म में बना, एटीपी के फॉर्म में। बट जो ब्रीदिंग है, हम लोग जो सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो कुछ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होते हैं, बट सेम एज इट इज सारा कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पार्ट ऑक्सीजन भी तो निकला। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें नो न्यू सब्सटेंस बना है, इसमें न्यू सब्सटेंस बना है, ठीक। तो ये होता है। तो इसका क्या है डेफिनेशन, क्या है दोनों में डिफरेंस, वो कभी कभी पूछ देता है। तो रेस्पिरेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी फॉर्म होता है, उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, उसी तरह रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है ना। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। एक्चुअल में ब्रीदिंग में एनर्जी लगती है, हम लोग का एनर्जी लगा, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हुआ है ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, नो एनर्जी इज रिलीज्ड, हैपेंस इन लंग्स। एक्चुअल में एनर्जी रिलीज नहीं होता है, इसमें एनर्जी लगता है ना। ये और ये ब्रीदिंग कहाँ होता है, लंग्स में होता है। उसी तरह रेस्पिरेशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस है, इसका मतलब प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, याद रखिएगा हमेशा। यानी कि रेस्पिरेशन हुआ, फूड का ब्रेकडाउन हुआ, मॉलिक्यूल्स चेंज हो गया, फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बार बार बोल रहे हैं एटीपी एटीपी, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन्स ट्राइफोस्फेट, ट्रिप्होस्फेट। इसका ये मतलब होता है कि आखिर एटीपी है क्या। ऐसे आपको इसका फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो आप जान ही लीजिए। अब ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो सेल में होता है, याद रखिएगा रेस्पिरेशन सेल में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा छोटा क्लू है जो आप बाद में देखिएगा कि जब रेस्पिरेशन होगा, जब फूड का ब्रेकडाउन होगा, तो कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये था यहाँ तक का क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बहुत चैप्टर तो लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इस क्लास से, यानी कि ये जो अभी क्लास अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये लाइव प्रोसेस से अब से जो भी 4-5 क्लासेस वाले वीडियोस आएंगे, ये एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस तैयार होंगे, आप लोग को मिलेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है। एक भी वो आपका 1 नंबर हो या 2 नंबर हो या कोई भी प्रोसेस वाला एग्जाम हो, आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। क्यों, क्योंकि आप मेरा लेक्चर भी सुन रहे हैं और ये डेफिनेशन को राइट डाउन भी कर लीजिएगा पॉज कर करके, और जितना भी है अच्छे से रिवाइज कीजिएगा एक बार भी, क्योंकि इस बार बोर्ड्स है 2 बार, आपको 2 बार की जरूरत नहीं है।